Hello students, you know हम स्टडी कर रहे हैं solubility of solute in a liquid solvent। अपने पिछले लेसन में हम स्टडी किए थे solubility of solute in a liquid solvent। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे solubility of gaseous solute in a liquid solvent। काफी हद तक टॉपिक पिछले टॉपिक से ही रिलेट करता है। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज solubility of gaseous solute in a liquid solvent। सपोज हम कोई गैस लेंगे और उस गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते जाएंगे एट अ गिवन टेम्परेचर। दिस प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग विल बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। तो गैस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज करता जाएगा। एक स्टेज आएगी जब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाएगा एट अ गिवन टेम्परेचर। तो फिर हम उस सॉल्यूशन में और ज्यादा गैस को सेम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे और इस तरह सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाएगा। एक बार हमने ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना डाला, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस हमने पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैसियस सॉल्यूट कंटेन कर रहा है in every 1 unit volume of the liquid solvent। इसी को हम solubility of a gas कहेंगे। तो जैसे solubility solid solute का करवाया था वैसे ही है। यहां हम जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसका वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं और लिक्विड सॉल्वेंट का भी हम वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि जो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जितना भी वॉल्यूम ऑफ गैसियस सॉल्यूट पोजेस करेगा इन एवरी 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट विल बी कॉल्ड एज solubility of the gaseous solute। और स्टूडेंट यहां पे मैं वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में ले रहा हूं। cc मींस क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां मैं आपसे फिर क्या हुई सॉल्युबिलिटी फिर इस केस में कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर
that can be dissolved in every 1 cubic centimeter volume of the liquid solvent to make a saturated solution at a given temperature. That is actually called as solubility of a gaseous solute. तो बोर्ड में देखिएगा, solubility of gaseous solute in a liquid solvent, it is defined as volume of a gas in cubic centimeter that can be dissolved in every 1 cubic centimeter volume of the liquid solvent to make a saturated solution at a given temperature. तो इस तरह ये हुआ solubility of a gaseous solute in a liquid solvent. This method of expressing the concentration of a solution is called as absorption coefficient of a gas. तो मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो मैंने अभी अभी आपके साथ बात की ना कि ये जो मेथड है एक्सप्रेस करने का, किसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ अ गैस. कौन सा मेथड? यही फाइंड आउट करना कि एवरी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व होगा टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये जो मेथड है गैसियस सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का, दिस इज कॉल्ड एज, यहां देख लीजिए, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ अ गैस. So I say this method of expressing the concentration of a solution is called as absorption coefficient of a gas. ये तो इंट्रोडक्शन हुई, एक किस्म का स्टेटमेंट हुआ कि what is meant by solubility of a gas in a liquid solvent. अब हम स्टडी करेंगे, there are some factors which affect the solubility of gaseous solute in a liquid solvent. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को, गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इन अ लिक्विड सॉल्वेंट. तो 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं. कौन से 3 फैक्टर्स? नंबर 1, नेचर ऑफ गैसियस सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट. आई रिपीट, नंबर 1 फैक्टर जो गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज नेचर ऑफ द गैसियस सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट. नंबर 2, टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को. और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेशर इफेक्ट करता है गैसियस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर. तो लेट अस अंडरस्टैंड दीज 3 फैक्टर्स वन बाय वन. और अपने इस लेसन के अंदर स्टूडेंट्स में 2 फैक्टर ही डिस्कस करूंगा, नेचर ऑफ गैसियस सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर. 3rd फैक्टर प्रेशर, वो एक हेनरीज लॉ है, डिटेल स्टडीज हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. तो आइए स्टडी करते हैं. तो बोर्ड पे देखिएगा, नंबर 1 फैक्टर, नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट. अपने पिछले लेक्चर में मैं आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था. मैंने लाइक डिसॉल्व्स लाइक,
मैंने आपसे कहा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कुछ कुछ ऐसा ही यहां पे भी ओबे होगा, फॉलो होगा कि एक गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है। अगर गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल नेचर के हैं, आई रिपीट, इफ गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट both are of almost similar chemical nature, then there can be a chemical interaction between the gaseous solute and the liquid solvent. ऐसे gaseous solute ऐसे liquid solvent के अंदर dissolve हो जाते हैं। This is the most important factor. मैं रिपीट कर रहा हूं, गैसियस सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, अगर गैसियस सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल नेचर वाले हों, तो दोनों के बिटवीन वेरी क्विकली एक केमिकल इंटरेक्शन डेवलप कर जाता है। दोनों के बिटवीन वेरी इजीली एक केमिकल रिएक्शन अकर कर जाता है, और उसी केमिकल इंटरेक्शन की वजह से गैसियस सॉल्यूट उस पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो एक गैसियस सॉल्यूट हर एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, एक लिक्विड सॉल्वेंट हर एक गैस को अपने में डिसॉल्व नहीं करेगा। अगर लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल नेचर है, तो फिर दोनों के बिटवीन केमिकल रिएक्शन डेवलप हो जाएगी, और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से वो गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इससे पहले कि मैं एग्जांपल लूं, मैं होप करता हूं कि ये पॉइंट अंडरस्टैंड आपने किया होगा। गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए केमिकल नेचर। इसकी वजह से लिक्विड सॉल्यूट एंड गैसियस सॉल्यूट के बिटवीन लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट के बिटवीन डेवलप होगा केमिकल रिएक्शन। जब हम गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डालेंगे, और उसी केमिकल इंटरेक्शन की वजह से गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। बोर्ड पे देखते हैं और कुछ एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो देखिएगा सीधा बोर्ड पे, यहां पे स्टूडेंट मैंने 2-3 गैसेस ली है वेरी कॉमन। वन इज HCl, you know this is hydrogen chloride gas. When HCl is in the pure form, आप जानते हैं it is a gas and its name is hydrogen chloride. This is hydrogen chloride, this is ammonia gas, this is hydrogen sulfide gas. बहुत सारी गैसेस ऐसी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, मैं इनमें से कोई गैस लेता हूं और उसको वाटर सॉल्वेंट में ऐड कर देता हूं। मैंने पहले क्या लिखा है? HCl, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, these gases are highly soluble in water. तो यहां पे ये मेरे गैसियस सॉल्यूट हैं और मेरा यहां पे सॉल्वेंट वाटर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गैसियस सॉल्यूट जो है, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया एटसेट्रा, दे आर हाईली सॉल्युबल इन द वाटर। क्यों? नंबर 1, वाटर और इन गैसेस का केमिकल नेचर वेरी वेरी क्लोज है। क्या केमिकल नेचर? दोनों पोलर नेचर पोजेस करते हैं। ये HCl, अमोनिया, ये गैसेस और वाटर तो मैंने बताया था काफी कॉमन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये गैसेस मैंने ली, फिर मैंने इनमें से किसी एक को पानी में डाला और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गैसेस हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। क्यों?
मैंने आपसे कहा कि इन गैसेस का और वाटर का केमिकल नेचर, यहां पे केमिकल नेचर पोलर नेचर है, दैट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब कि ये गैसेस और वाटर दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल नेचर। और जैसे ही हम इनमें से कोई गैस, लेट अस सपोज मैं HCl गैस लेता हूं और उसको मैं पानी में ऐड कर देता हूं, chemical interaction will begin to occur between the water and the HCl molecules। स्टूडेंट बहुत बार पढ़ा है आपने, ये पता है आपको HCl एक्वस मीडियम के अंदर डिसोशिएट करेगा और आयंस बनाएगा, एकदम से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन द HCl एंड द वाटर, एंड इन दिस केमिकल रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, क्लोराइड आयन बनेंगे। आपने अमोनिया को वाटर में डाल दिया, अमोनिया और वाटर का भी केमिकल नेचर काफी आइडेंटिकल है। अमोनिया का भी इससे क्या होगा, वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होगा और उसमें अमोनिया जब वाटर में डिसोशिएट होगा तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनेगा, और इनकी वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया गैसेज वाटर के अंदर क्विकली डिसॉल्व हो जाएंगी। तो क्यों ये गैसेज डिसॉल्व हो गई वाटर के अंदर, वाटर और ये जो गैसेस मैंने बात की HCl, अमोनिया एटसेट्रा, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल नेचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज गैसेस आर व्हेन पुट इन वाटर, वाटर और इन गैसेस के बिटवीन केमिकल रिएक्शन अकर करता है, और इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, इन गैसेस का डिसोसिएशन हुआ, आयंस बने, और फाइनली ये गैसेस वाटर के अंदर बहुत इजीली, बहुत क्विकली डिसॉल्व हो गई। तो आइए स्टडी करते हैं, अगर मैं इन्हीं गैसेस को किसी दूसरे सॉल्वेंट में ऐड कर दूं, जो सॉल्वेंट वाटर के कंपैरिजन में लेस पोलर है, तो क्या ये गैसेस उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगी? लेट्स सी। तो स्टूडेंट, यही सिमिलर गैसेस HCl, NH3, H2S, आई टेक दीज गैसेस और इनमें से किसी गैस को मैं इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट में ऐड कर देता हूं। याद रखिए, इथाइल अल्कोहल का पोलर नेचर काफी कम है इन कंपैरिजन टू द पोलर नेचर ऑफ द वाटर। तो इस तरह जब मैंने ये गैसेस जो खुद पोलर है, जब मैंने उनको इथाइल अल्कोहल के अंदर ऐड कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि इन गैसेस और इथाइल अल्कोहल के केमिकल नेचर में लार्ज डिफरेंस है, जिसकी वजह से इन गैसेस और इथाइल अल्कोहल के बिटवीन केमिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये गैसेस इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होंगी, या अगर होंगी तो बहुत कम। तो इसलिए स्टूडेंट मैंने कहा था कि HCl, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल, आर नॉट सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। क्यों? बिकॉज देयर इज नो केमिकल इंटरेक्शन। तो होप करता हूं आपने मेरा पहला एग्जाम्पल अंडरस्टैंड किया होगा। HCl वाटर में इसलिए डिसॉल्व हुआ क्योंकि HCl वाटर में डालते ही HCl और वाटर मॉलिक्यूल का केमिकल रिएक्शन हुआ, HCl आयोनाइज कर गया, वाटर में डिसोशिएट कर गया और वो वाटर में डिसॉल्व कर गया। सेम HCl गैस जब हम इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो HCl गैस और इथाइल अल्कोहल दोनों के केमिकल नेचर में लार्ज डिफरेंस होने की वजह से HCl नहीं कर पाएगी डिसोसिएट इन द इथाइल अल्कोहल, और इस तरह HCl इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं करेगी या बहुत कम करेगी, और वही HCl गैस पानी में काफी ज्यादा डिसॉल्व करेगी। इससे क्लियर हमें पता चलता है कि कोई भी गैस हर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करती। कोई भी सॉल्वेंट जो है वो अपने में हर गैस को डिसॉल्व नहीं कर पाता। सॉल्वेंट और गैस दोनों के केमिकल नेचर काफी सिमिलर चाहिए, तभी सॉल्वेंट और गैस के बिटवीन केमिकल रिएक्शन होगा
और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से गैस जो है एक पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी। होप करता हूं एग्जाम्पल आपने अंडरस्टैंड की होगी। तो स्टूडेंट नंबर 2 एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये कुछ गैसेस हैं एंड दीज आर नॉन पोलर गैसेस। यहां ध्यान दीजिएगा, आई टेक दिस गैसेस, ये गैसेस है, इनमें से कोई भी है गैस और मैं इनको वाटर सॉल्युबल में ऐड कर देता हूं। ये गैसेस वाटर सॉल्युबल में बहुत कम डिजॉल्व करती है। आपको ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व मिलेगा, वाटर बॉडीज में मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन वाटर में काफी कम डिजॉल्व हो पाती है। क्यों? कारण क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये नॉन पोलर गैसेस हैं और वाटर बहुत ज्यादा पोलर है, तो दोनों के केमिकल नेचर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एक तरफ वाटर, इनके केमिकल नेचर में लार्ज डिफरेंस हो गया, जिसकी वजह से ये गैसेस जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो कोई खास केमिकल इंटरेक्शन वाटर और इन गैसेस के मॉलिक्यूल के बिटवीन अकर नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये गैसेस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो बहुत कम। तो यही मैंने लिखा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा जो भी ये नॉन पोलर गैसेस हैं, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ नो केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन दीज गैसेस एंड वाटर। लेकिन जब आप इन्हीं गैसेस को इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, इथाइल अल्कोहल का नेचर वाटर से डिफरेंट है, तो आप देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल और इन गैसेस का केमिकल नेचर एक दूसरे से काफी क्लोज है। इससे क्या होगा, व्हेन दीस गैसेस आर पुट इन द इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल के अंदर इन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकली इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, और वही गैसेस जो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल थी, वही गैसेस इथाइल अल्कोहल के अंदर हाईली सॉल्युबल बन जाएंगी। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कोई एक गैस लीजिए, वो सभी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं करती, और कोई एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट लीजिए, वो सभी गैसेस को अपने में डिसॉल्व नहीं करता। इफ केमिकल नेचर ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड गैस वेरी वेरी क्लोज हो, इससे सॉल्वेंट एंड गैस के बिटवीन अकर कर पाता है केमिकल रिएक्शन, और बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन वो गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। तो इस तरह हमने आपको बताया कि इट इज द नेचर ऑफ द गैसियस सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट which affect the solubility of a gaseous solute in a liquid solvent। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला फैक्टर था। तो अब हम न्यू वन, इंटरेस्टिंग और लास्ट टाइम स्टडी किया था उसको स्टडी करेंगे, एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या स्टडी करेंगे स्टूडेंट? हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये हम अब स्टडी करेंगे। तो मैंने आपसे कहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। हम स्टूडेंट ये स्टडी करेंगे। ये स्टडी करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक वेसल है, कंटेनर, उसमें पानी भरा है, और आपको यह भी मालूम है
कि उस पानी के अंदर ऑक्सीजन या कहिए कुछ एयर डिसॉल्व्ड रहती है। हम उस कंटेनर को हीट करते हैं कंटिन्यूसली। आप देखेंगे बिफोर बॉइलिंग जो कंटेनर का सरफेस होगा उसमें आपको काफी सारे बबल्स मिलेंगे बॉइलिंग से पहले, और स्टडी करने पर आपको पता चलेगा कि वो बबल्स एयर के थे, ऑक्सीजन के थे। क्वेश्चन ये है कि वो एयर ऑक्सीजन कहां से आई? जब आप उस वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर के अंदर जो भी एयर डिसॉल्व होगी बिकॉज ऑफ हीट, वो एयर बाहर राइज करना स्टार्ट होगी और वही कंटेनर के सरफेस पे बबल्स प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम उस वाटर को हीट करते जाएंगे तो उस वाटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर जो डिसॉल्व था वो कम होता जाएगा, क्योंकि एयर तो एस्केप आउट करती जाएगी जो वाटर में डिसॉल्व थी। इसका मतलब कि वाटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर डिसॉल्व्ड अब वो कम रह जाएगा। इसका मतलब कि एयर का, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर डिसॉल्व्ड इन दी वाटर अब वो कम हो गए, क्योंकि काफी सारी एयर विद द राइज इन टेम्परेचर वो तो एस्केप आउट कर गई और अब वाटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर डिसॉल्व्ड काफी कम है। इसका मतलब एयर का सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हुआ विद द राइज इन टेम्परेचर। तो यही स्टूडेंट मैं आपसे कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैसियस सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज होता जाएगा। तो मेरा पहला सेंटेंस मैं कहूंगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसियस सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। रीजन मैं थोड़ी देर मिलूंगा। ऐसा क्यों होता है? स्लोली स्लोली चल रहे हैं रियल रीजंस की तरफ। एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, क्या होता है डिसोल्यूशन? डिसॉल्विंग। डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान दीजिए और बाद में मैं प्रूव करके दूंगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब गैस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करती जाती है कंटिन्यूसली और सॉल्यूशन बनता है, तो गैस डिसॉल्व होने के साथ साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। इट मीन्स दैट dissolution of gaseous solute is an exothermic process। वो एक्सोथर्मिक क्यों हुआ उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। तो मैं दो पॉइंट पे भी फोकस कर रहा हूं। कोई भी गैस, कोई भी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द गैसेस ऐसी हैं जिनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ऐसा क्यों? दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहने की कोशिश की कि जब कोई गैस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करती है तो दिस डिसोल्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहले यहां से शुरू करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो मैंने आपसे कहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और मैं होप करता हूं कि आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्पेलिंग कभी कोई गलत हो जाए तो खुद ही देख लीजिए करें। डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? वेट कीजिए।
मैंने आपसे कहा कि डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इससे क्या होगा ये प्रूव करके दूंगा मैं। solubility of a gas in a liquid solvent decreases with the increase in temperature। यही 2 पॉइंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो मैंने लिखा है इसी को मैं यहां रिएक्शंस में ले रहा हूं। तो अब यहां से आपको थोड़ा इस तरफ फोकस करना है और स्टूडेंट आपने ध्यान देना है। ये मेरे पास गैस है, हमने इस गैस को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर डाला, फिर हमारा सॉल्यूशन बन गया। और जैसा मैंने आपके साथ कहा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है यहां पे गैसियस सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसलिए स्टूडेंट ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन में मैंने एक्सो लिखा है इसका पूरा मीनिंग एक्सोथर्मिक है। तो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है एंड सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है एंड दिस फॉरवर्ड प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो याद रखिए जब फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो अंडरस्टूड है बैकवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। और ये भी आपको मालूम है, आप बहुत पढ़ चुके हैं, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टूडेंट, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड प्रोसेस में जितना भी हीट इवॉल्व हो रहा होगा सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बैकवर्ड प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो रहा होगा इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखिएगा जो मैं आपके साथ स्टूडेंट समझा रहा हूं। फिर मैं कल से आपके साथ बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है, यहां तो उतना ही डिस्कस कर रहा हूं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। ली चैटलियर प्रिंसिपल सेज दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो यही मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास गैस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुई, सॉल्यूशन बन रहा है और सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। यही तो मैंने आपसे बताया, लेट्स इंक्रीज द टेम्परेचर। अब जब आप स्टूडेंट टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, व्हाट ली चैटलियर सेज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। यहां देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी यहां पे बैकवर्ड रिएक्शन है। क्या मीनिंग है बैकवर्ड है यहां पे स्टूडेंट? अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और ली चैटलियर के अकॉर्डिंगली अगर एंडोथर्मिक का रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा। किससे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। इसका क्या मीनिंग है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में गैस डिसॉल्व हो रही है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिसॉल्व गैस जो है वो अनडिसॉल्व हो रही है। देख लीजिए ना स्टूडेंट आप यहां पे बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड में क्या हो रहा है? सॉल्यूशन सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट एब्जॉर्ब करने पर क्या हो रहा है? सॉल्वेंट और गैस अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर गैस डिसॉल्व हो रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन में गैस अनडिसॉल्व हो रही है, वो सॉल्वेंट से सेपरेट कर रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एंडोथर्मिक का रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे एंडोथर्मिक का रेट बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? एक्सोथर्मिक के कंपैरिजन में हायर रेट हो जाएगा। किसका? एंडोथर्मिक का। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का जब रेट बढ़ता जाएगा एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक तो गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा, हायर होता जाएगा एक्सोथर्मिक से, इसका मतलब कि उतनी ज्यादा डिसॉल्व्ड गैस अनडिसॉल्व होती जाएगी। ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा अकर करना स्टार्ट कर देगा एज कंपेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन।
जिसकी वजह से जितना गैस डिजॉल्व हो रही होगी फॉरवर्ड रिएक्शन में, उससे कहीं ज्यादा गैस अनडिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन में। और हम बोलेंगे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी गैस का डिक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो यही स्टूडेंट मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, therefore the solubility of the gas decreases with the increase in temperature। तो होप करता हूं आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो मैंने अब तक आपसे ये कहा, गैस है, लिक्विड सॉल्वेंट में डालेंगे तो जनरली लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर गैसियस सॉल्यूट का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और अगर ऐसा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, जिससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी गैसियस सॉल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चल रहा है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, इसका लास्ट पार्ट। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि ये डिसोल्यूशन जो है गैसियस सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। यहां देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर गैस का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तभी वो गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो आप समझ चुके हैं। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि गैस का सॉल्युबिलिटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। तो देखिएगा, जब हम गैस को, किसी भी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट टू प्रोसेसेस वहां इन्वॉल्व होती है, और यू से टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व। जब गैस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगी, टू स्टेप्स विल बी इन्वॉल्व देयर। नंबर वन स्टेप कौन सा होगा? सेपरेशन। किसका सेपरेशन? सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे गैस के, इनका सेपरेशन। नंबर वन स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम ईच अदर। लेकिन हमारा सॉल्यूट गैस है, और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से पहले ही ऑलमोस्ट सेपरेटेड होते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है? सॉल्यूट को सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ती है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स में जो इंट्रैक्शंस होंगी उनको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो पाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ गैसियस सॉल्यूट, जो सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पहले से ही सेपरेटेड होंगे, और अगर वो पहले से पूरी तरह सेपरेटेड नहीं भी हैं तो उन सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल, गैसियस सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल के बिटवीन फोर्सेस बहुत वीक होंगी। इसलिए ऐसी फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वो सप्लाई करना पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब कि हमने गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। नंबर वन स्टेप, हमें सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करना होगा। सिंस द सॉल्यूट इन दिस केस इज अ गैस, तो सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स पहले से ही ऑलमोस्ट सेपरेटेड होंगे। इसलिए यहां सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए या तो हमें एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ेगी, और अगर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी तो बहुत कम। तो इस तरह मैंने कहा, पहला स्टेप किसी भी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने का, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स। और यहां मैंने बताया है नो
और एक्सट्रीमली लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नो क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट सेपरेटेड। हाँ, अगर थोड़ा बहुत बीच में कोई फोर्स अगर है भी ना के बराबर, तो थोड़ी बहुत एनर्जी हमें देना पड़ेगी, बहुत कम। इस तरह हम सबसे पहले सॉल्यूट पार्टिकल को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज सॉल्वेशन। स्टूडेंट यहां फोकस करना है सॉल्वेशन, SOLVATION, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होती है? कल भी आप पढ़े थे, मैंने नाम नहीं लिया था सॉल्वेशन। ईच सॉल्यूट पार्टिकल जो है उसको नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सराउंड करते हैं। व्हाट इज सॉल्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, solute particles are separated from each other, and once the solute particles are separated from each other, then each solute particle is surrounded by the number of solvent particles, and this process is actually called as solvation. इतना ही नहीं स्टूडेंट, जब solute particle is surrounded by number of solvent particles, a new interaction develops between the solvent and solute particles. I say that new force of interaction develops between the solute and solvent particles, and that new interaction is called as solvent-solute interactions. और जब ये सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस बनेंगी, डेवलप होंगी, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। मतलब जितना एनर्जी हमने सप्लाई किया होगा, हमने तो सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए या तो एनर्जी सप्लाई किया नहीं, अगर किया तो बहुत कम। हम नोट करके रखेंगे हमने यहां पे कितना एनर्जी सप्लाई किया। मान लीजिए हमने यहां पे 1 जूल का एनर्जी सप्लाई किया सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। फिर प्रोसेस कर दिया सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में हर सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट पार्टिकल में सराउंड किया। सॉल्वेंट पार्टिकल और सॉल्यूट पार्टिकल के बिटवीन न्यू इंट्रैक्शन डेवलप हुआ कॉल्ड सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, और उस इंट्रैक्शन में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है स्टूडेंट वो रिलीज होगी। और मान लीजिए वो एनर्जी 10 जूल रिलीज हुई। स्पोज किया मैंने, जितना भी एनर्जी सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज हुआ होगा स्टूडेंट को, तो बिल्कुल कम एनर्जी यूज हुई होगी या तो हुई नहीं होगी। उससे ज्यादा एनर्जी सॉल्वेशन की प्रोसेस में रिलीज हुआ होगा। अगर मान लीजिए वहां पे 1 जूल का एनर्जी यूज हुआ है सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, यहां पे 1 जूल का एनर्जी यूज हुआ है, तो मान लीजिए यहां पे 10 जूल का एनर्जी स्टूडेंट क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो बताओ नेट रिलीज कितना हुआ? सॉल्वेशन में रिलीज हुआ सपोज करो 10 जूल। यहां हमने सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए सप्लाई किया था 1 जूल। 10 जूल माइनस 1 जूल इक्वल टू 9 जूल। इसका मतलब कि यहां पे 9 जूल का एनर्जी क्या हो गया, इवॉल्व, एंड द प्रोसेस बिकम्स एक्सोथर्मिक। तो ये जो 2 स्टेप होंगे, सॉल्यूट को पहले सेपरेट करना। सॉल्यूट गैसियस है इसीलिए ये पहले ही सेपरेटेड है, हमें एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ेगी और बहुत कम सप्लाई करना पड़ेगी। फिर सॉल्वेशन होगी, सॉल्वेशन में सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट पार्टिकल सराउंड करेंगे, न्यू इंट्रैक्शंस डेवलप होंगी जिनको हम सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस कहेंगे। और जब यहां न्यू इंट्रैक्शंस डेवलप होंगी इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस एनर्जी से काफी ज्यादा होगी जिसने सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट किया था। इसीलिए ओवरऑल जब सॉल्यूशन बन रहा होगा गैस का लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही होगी और इस तरह डिसोल्यूशन का प्रोसेस बन जाएगा एक्सोथर्मिक। और अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस बन गया एक्सोथर्मिक, तो लीच फैक्टर के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक का रेट बढ़ेगा और गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिक्रीज करेगी। तो इस तरह टेम्परेचर इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो कंक्लूजन याद रखिएगा, हर गैस का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द गैसेस का सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर
डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट अब हम थर्ड फैक्टर की बात करेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिग वन भी है, बड़ा भी है, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, यहां पे मैं इतना ही रखूंगा। तो होप करता हूं आप अंडरस्टैंड करेंगे, वीडियो रिपीटेडली देखेंगे ताकि आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इफेक्ट ऑफ प्रेशर के साथ। थैंक यू।